अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिसर्चोलॉजी। आज से हमारे चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जो कि है साइंटिफिक राइटिंग। बेसिकली साइंटिफिक राइटिंग से मुराद आप कोई रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो उस हवाले से जो हमारी इस सीरीज़ का जो सबसे पहला आप कह लें कि टॉपिक है वो है एन इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल लिटरेचर। कि हम देखेंगे बायोलॉजिकल लिटरेचर क्या होता है। इसके अंदर हम देखेंगे कुछ जो आप कह लें कि लेके साइंटिफिक राइटिंग को लेके कि जिनकी जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्या क्या हैं आपकी, वो दूर की जाएंगी। इसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप्स की जो साइंटिफिक राइटिंग्स होती हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं, रिसर्च पेपर है, रिव्यू आर्टिकल्स हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं, रिपोर्ट्स वगैरह, इस तरह से उनके बारे में बताया जाएगा। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल लिटरेचर। तो सबसे पहले बात आ जाती है हाउ एंड वाई बायोलॉजिस्ट राइट, कि क्या ज़रूरत पेश आती है कि कोई भी बायोलॉजिस्ट हो, जोलॉजिस्ट हो, बॉटनिस्ट हो, कोई भी हो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो, उसको राइट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो इसको लेके ना बहुत से सेवरल मिसकंसेप्शंस हैं जो कि आपको बताते हैं कि रोल ऑफ राइटिंग, यानी कि राइटिंग का रोल क्या है साइंस के अंदर, उसको लेके फ़ायदा। पर सबसे पहले जो बात आप अक्सर सुनने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू साइंस स्टूडेंट्स या आप कह लें कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स अक्सर आपको सुनने को मिलती हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं डोंट एक्चुअली डू मच राइटिंग, यानी कि वो साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा राइट नहीं करते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं वो इतना ज़्यादा राइट नहीं करते। हालांकि ये टोटली गलत है, ठीक है। उसके अलावा बायोलॉजी स्टूडेंट्स अनलाइक दिस स्टूडेंट्स इन द ह्यूमैनिटी नीड्स नॉट टू वरी अबाउट देयर राइटिंग एबिलिटीज़। यानी कि ये अक्सर कहा जाता है कि जब आप लिख रहे हों, साइंटिफिक राइटिंग लिख रहे हों, तो टेंसेस वगैरह की गलती साइंस में मैटर नहीं करती, जोलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में मैटर नहीं करती। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको अपने राइटिंग एबिलिटीज़ को लेके सिंसियर होना पड़ता है, उनको ठीक करना पड़ता है। प्रपोजिशन, ग्रामर, करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल, आपके इनके सेंटेंस की स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक हो, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ता है साइंटिफिक राइटिंग के अंदर। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि साइंटिफिक राइटिंग इज़ ड्राई एंड डिफ़िकल्ट। तीसरे नंबर पे सबसे आम बात जो आपको अक्सर सुनने को मिल जाए कि जो साइंटिफिक राइटिंग, जो रिसर्च पेपर हैं या रिसर्च आर्टिकल्स हैं, ये ना बहुत ही खुश्क से हैं और बहुत डिफ़िकल्ट हैं, इनके समझने में बहुत परेशानी होती है, ये वो। हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। कोई भी चीज़ आपने स्टार्ट करनी हो तो वो आपको स्टार्ट में हमेशा डिफ़िकल्ट ज़रूर लगती है। जैसे आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ टू हो जाओगे, वही चीज़ आपको ईजी लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये तीन मिसकंसेप्ट हैं कि साइंटिस्ट को ज़्यादा लिखना ही पड़ता है, जो कि बिल्कुल गलत है। लिखना पड़ता है, साइंटिस्ट से बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं साइंस से रिलेटेड पूरी दुनिया के अंदर। दूसरे नंबर पर बायोलॉजिस्ट के स्टूडेंट्स को यानी कि परेशान नहीं होना चाहिए अपनी राइटिंग एबिलिटीज़ को लेकर। जो वो भी गलत है कि आपको परेशान होना चाहिए अपनी राइटिंग एबिलिटीज़ को लेकर। अगर आपकी राइटिंग एबिलिटीज़ अच्छी नहीं होंगी तो आप एक अच्छे बायोलॉजिस्ट नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपने जो काम कर रहे हो वो अपने फेलो बायोलॉजिस्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, दूसरे दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाएगा अगर आपने उसको अच्छे तरीके से लिखा ही नहीं है। तीसरे नंबर पर आ जाए कि साइंटिफिक राइटिंग ड्राई या डिफ़िकल्ट है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो इसको रिलेटेड सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट नोट हम पढ़ लेते हैं। एक वो यह है कि साइंटिस्ट जो होते हैं उनको ना बहुत ही कम क्रेडिट दिया जाता है एबिलिटी का, या उनके अंदर जो मोटिवेशन होती है जो उनको ये चीज़ प्रोवाइड करती है कि वो क्रिएटिव माइंड के साथ राइट करें और एक अच्छे तरीके से फ्लेयर, यानी कि एबिलिटी टू राइट वाली, यानी कि एक अच्छे तरीके से राइट करें, ठीक है। एक होता है आपकी क्रिएटिव माइंड से आप एक कोई ना कोई क्रिएटिव वे में राइट करें, और दूसरा होता है कि जो आप राइट कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छे तरीके से राइट किया जाए, यानी कि आपके जो पढ़ने वाला है बेसिकली उसको अच्छे से समझ आ जाए जो चीज़ आप समझाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो यानी कि डिफरेंट किस्म के टास्क होते हैं राइटिंग से रिलेटेड जो बारिश फेस करते हैं, उनको अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है। आर्ट्स के स्टूडेंट्स मोस्टली साइंस के स्टूडेंट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं उनकी राइटिंग टास्क को लेकर, डाइवर्सिटी के जो उनके लिए वायदा बट रिसर्च पेपर्स ये वो कहते हैं ये एक ऐसा कोई चीज़ नहीं है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हर एक चीज़ की वैल्यू है साइंस के अंदर, बेशक वो रिसर्च आर्टिकल हो, रिव्यू आर्टिकल हो, कोई बुक हो, कोई भी चीज़ हो। जो चीज़ आपने मैन्युस्क्रिप्ट कर लिख के उसको पब्लिश करवा लिया वो सारी दुनिया के पास अवेलेबल है, उसका कोई ना कहीं वो कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा। तो आगे आ जाता है कि वाई अ बायोलॉजिस्ट मस्ट बी एन इफेक्टिव राइटर। एक जो बायोलॉजिस्ट है उसको एक इफ़ेक्टिव राइटर होना क्यों चाहिए। तो इसका हम आंसर देते हैं कि एक बायोलॉजिस्ट को एक इफेक्टिव राइटर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो जो अब तक नॉलेज हमारे यहाँ साइंटिफिक नॉलेज है
जो अभी तक प्रेजेंट है उसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता जब तक कि वो आपके पास एक रिटन फॉर्म में ना आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर वाइल्ड लाइफ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इससे पहले भी बहुत ज़्यादा काम हो गया, मैंने वाइल्ड लाइफ पे काम किया, फील्ड वर्क कर लिया, करके मैंने रख लिया अपने पास, उसका कोई फ़ायदा नहीं जब वो दूसरों किसी के पास पहुँचा ही नहीं। फ़ायदा उसका तब होगा जब मैंने उसको कोई रिसर्च पेपर या रिव्यू आर्टिकल की फॉर्म में लेके जाऊँगा, लेके मैं उसको पब्लिश करवाऊँगा, ये पूरी दुनिया के पास पहुँचेगा कि अच्छा है इसने ये काम किया था तो इसके ये रिसर्च आए, हमने इससे पहले जो काम किया गया था वो ये किया गया था, ये चीज़ नई डिस्कवर की है, ये चीज़ जो पहले थी वो गलत कर रहे थे लोग, ये चीज़ अपने से करेक्ट करके पेश की इस तरह। तो जो प्राइमरी एम जो होता है, जो बुनियादी मकसद होता है वो साइंटिफिक राइटिंग का, वो होता है कम्युनिकेट, इनके आप एक दूसरे से बातचीत कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। कैसे? एज़ क्लियरली, एक्यूरेट एंड ब्रीफली, जितना ज़्यादा क्लियर होके, क्लियर माइंडसेट के साथ, एक्यूरेट जितना ज़्यादा परफेक्ट हो सकें, और ब्रीफली जितना ज़्यादा आप शॉर्ट वे में अपनी बात को कन्वे कर सकें उतना ज़्यादा हो सके, उसके थ्रू आप यानी कि दूसरे लोगों तक अपना जो मैसेज है वो पहुंचा सकें। तो अगर हम साइंटिफिक राइटिंग की बात करें तो जो मोस्टली बायोलॉजिस्ट होते हैं वो डे टू डे लाइफ में रूटीनली आप कह सकते हैं कि बहुत से राइटिंग टास्क के अंदर इंडल्ज होते हैं, इंगेज होते हैं, बहुत से राइटिंग टास्क को कर रहे होते हैं। वो प्रोफेसर्स हो सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हो सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर्स हो सकते हैं कॉलेजेस के, या किसी इंडस्ट्री के एम्प्लॉय हो सकते हैं, उसके अलावा कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, जैसे आपने अक्सर सुना होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वगैरह इस तरह की, या कोई कंसल्टिंग फिर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है कि उनका जो प्रोफेशनल वर्क जो होता है कोई भी साइंटिस्ट का, वो साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर पब्लिश होता है, ठीक है। साइंटिफिक जर्नल्स भी कहते हैं उन्हें हम, या कुछ होती हैं, मोस्टली साइंटिफिक जर्नल का ही वर्ड यूज़ किया जाता है, कुछ साइंटिफिक मैगजीन्स होती हैं। तो इनका जो एक काम होता है वो एम्ड होता है एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ रीडर्स के लिए, एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ रीडर्स होते हैं, तो उनके लिए वो जो आप कह सकते हैं कि काम होता है, क्योंकि हर जर्नल स्पेसिफाई होता है, कुछ वाइल्ड लाइफ के होंगे, कुछ फिशरीज़ के होंगे, ठीक है, कुछ ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड होंगे जिन्हें हम पब्लिक हेल्थ भी कहते हैं। तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि जर्नल कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग उस जर्नल के अंदर जो आप काम पब्लिश करवाएंगे वो उससे रिलेटेड ही होगा, और वहाँ पे वही लोग आएंगे जो उससे रिलेटेड काम कर रहे होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ साइंटिफिक राइटिंग की। तो अगर हम टाइप्स ऑफ साइंटिफिक राइटिंग की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल रिसर्च पेपर्स आ जाते हैं, रिव्यू पेपर्स आ जाते हैं, कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं, इसके अलावा रिसर्च प्रपोजल्स आ जाते हैं, या दूसरी टाइप्स की साइंटिफिक राइटिंग्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च पेपर्स की, इनको हम रिसर्च आर्टिकल्स भी कहते हैं। तो एक जो रिसर्च पेपर होता है वो रिपोर्ट करता है या बताता है ओरिजिनल फाइंडिंग्स को, जो कि एक हम फील्ड से या लेबॉरेटरी के अंदर इन्वेस्टिगेशन स्टडी कंडक्ट करते हैं, जो कि बहुत से वीक्स से लेके मंथ्स या कुछ सालों तक हमने कंडक्ट की होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि एक रिसर्च पेपर जो होगा उसके अंदर एक बाकायदा तौर पर रिज़ल्ट्स का पोर्शन होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमने काम किया। वो डिपेंड करता है, कुछ वीक्स के अंदर भी काम हो सकता है, कुछ मंथ्स पर अंदर भी आपका एक्सपेरिमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने लगाया 14 डेज़ का एक्सपेरिमेंट लगाया, मैंने लगाया 3 मंथ्स का एक्सपेरिमेंट लगाया, या मैंने लगाया कुछ यानी कि 1 से 2 सालों का एक्सपेरिमेंट लगाया। तो उसके अंदर मेरे जो रिजल्ट्स है वो मैं एक रिसर्च पेपर्स के अंदर पब्लिश करूँगा, ठीक है। तो रिसर्च पेपर्स के अंदर आप मेथडोलॉजी भी बताएंगे और रिजल्ट्स भी बताएंगे। अगर हम बात कर लें कि इसके सेक्शंस की, तो इसके 6 सेक्शंस होते हैं बेसिकली। सबसे पहले आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट और समरी। इसके अंदर बेसिकली आपने जो भी काम किया होता है उनका आप 200 से 250 वर्ड्स के अंदर समराइज़ करते हैं, बताते हैं कि ये हमने क्या काम किया, कैसे काम किया, उसके रिजल्ट्स क्या आए, और हम कंक्लूड क्या करते हैं। बेसिकली ये 4 चीज़ें होती हैं। उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हो कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो क्या है, इससे पहले क्या क्या काम किया जा सकते हैं, इससे रिलेटेड पहले क्या क्या काम हो चुका है, ठीक है। पहले आपने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करना, फिर उसको थोड़ी सी उसकी ब्रीफ हिस्ट्री आपने बता देनी होती है, ये ऐसे ऐसे काम इस पे पहले किया जा सका है, और उसके बाद आपने एंड पे इंट्रोडक्शन बताना है कि हम जो स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं वो क्या है। उसके बाद मटीरियल एंड मेथड आप आ जाता है, उसके अंदर आपने बताना है कि आपने जो काम किया वो कैसे किया, किसके काम को फॉलो करते हुए किया, ठीक है। उसके बाद रिसर्च वाला पोर्शन टोटली आपके जो रिजल्ट्स आए होते हैं उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। इनके अंदर मोस्टली हम ग्राफ्स या फिगर्स कह लें, उसके अलावा टेबल्स की फॉर्म में हम अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद डिस्कशन,
रिजल्ट्स और डिस्कशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन होते हैं। तो डिस्कशन के अंदर हमारे जो रिज़ल्ट्स आए होते हैं उनको हम कंपेयर करते हैं हमसे पहले जो रिज़ल्ट्स आए थे किसी के, उनके साथ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टडी कंडक्ट की, मेरे रिज़ल्ट्स आए, मैं उनको कंपेयर करता हूँ किसी साइंटिस्ट ए के साथ, उसके साथ उसने ये काम किया था, उसके ये रिज़ल्ट्स आए, मैंने ये काम किया तो मेरे ये रिज़ल्ट्स आए। तो मेरी जो स्टडी है उसकी स्टडी के साथ इस तरह सिमिलर है और इस तरह डिफरेंट है। और एंड पे रेफरेंस, साइंटिफिक राइटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेफरेंस। रेफरेंस बेसिकली होता है कि आपने कहीं से कोई चीज़ ली है तो वो आपने उसको क्रेडिट उसको देना है, उसका रेफरेंस देके इसने ये चीज़ डिस्क्राइब की थी। फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरा कोई काम लिया है, उसको आपने यूज़ करें अपनी मेथडोलॉजी के अंदर, या वैसे मेरा कोई काम कर ले तो आप मेरा रेफरेंस देंगे कि अहमद ने ये काम किया था, तो वो उस अहमद का यहाँ पे रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर किसी ने अली के कोई काम किया था तो अली का रेफरेंस आ जाएगा, इस तरह किसी ने रज़ा का कोई काम किया था तो रज़ा का रेफरेंस आ जाए। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो जो भी चीज़ आपने कहीं से भी लेनी है उसका आपने रेफरेंस ज़रूर देना है, बेशक वो एक छोटी सी ही लाइन क्यों ना हो। तो रिसर्च पेपर्स की अगर हम फर्दर बात करें तो रिसर्च पेपर्स को लेके एडिटोरियल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो वेरी करती है जर्नल टू जर्नल, कि हर जर्नल के अकॉर्डिंग ना रिसर्च पेपर का जो फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट होता है। तो और वो जो फॉर्मेट होता है वो ऑथर्स के लिए नेसेसरी होता है कि उसको क्या करें, फॉलो करें उनकी स्पेसिफिकेशंस को या उनकी गाइडलाइंस को। तो जो मोस्टली रिसर्च पेपर्स होते हैं उनके अंदर सेम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। सबसे पहले उनका एब्स्ट्रैक्ट या समरी आएगी, इंट्रोडक्शन आएगा, फिर तीसरे नंबर पे मटेरियल्स एंड मेथड्स आ जाएंगे, फिर रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर डिस्कशन आ जाएगी और फिर रेफरेंस आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो फॉर्मेट होता है ये किसी भी जर्नल का, वो एक लंबी हिस्ट्री होती है प्रिंटिंग की और पब्लिशिंग ट्रेडिशन की किसी भी जर्नल की, ठीक है, जो कि क्या बताते हैं, लॉजिक और एलिगेंस को बताते हैं उनके साइंटिफिक मेथड के, ठीक है। तो द फॉर्मेट ऑफ अ रिसर्च पेपर रिफ्लेक्ट, यानी कि रिसर्च पेपर आप देखते हैं उसका जो फॉर्मेट होता है वो किस चीज़ की नुमाइंदगी करता है, क्या चीज़ आपको बताता है। अ साइंटिस्ट ऑब्लिगेशन टू मेक हिज और हर अजम्पशन क्लियर, यानी कि उससे हमें पता चलता है कि साइंटिस्ट ने जो काम किया है, उसने जो हाइपोथेसिस जो चीज़ माइंड में सोच के काम करना स्टार्ट किया था वो क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो उसने मेथड्स बताए हैं वो रिपीटेबल हों उनको, यानी कि अगर मैंने एक काम किया है तो वो आगे जाके अगर आप काम करना चाह रहे हो तो आप उस काम को कर सकें, ये चीज़ साइंटिफिक रिसर्च पेपर जो है वो बता रहा हो। उसके अलावा जो इंटरप्रिटेशंस हैं, जो यानी कि आपने इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, जो आपके पास डाटा आया है या रिजल्ट्स आए हैं उससे सेपरेट हों, यानी कि ठीक है एक टेबल दिया है, आगे आपने उसको इंटरप्रेट करना है कि इस टेबल के अंदर हमने क्या बताया गया है वो उससे अलग हो, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि एक जो रिसर्च पेपर है उसके अंदर लेंथी डिस्क्रिप्टिव डाटा, डिस्क्रिप्टिव से मुराद लिखा हुआ हो डाटा, टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा भी हो सकता है, या उसके अंदर बहुत सी कम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस स्टैट्स भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि रिसर्च पेपर एक बेसिकली होता क्या है, तो रिसर्च पेपर एक कि अगर हम बात करें वो एक वेल स्ट्रक्चर आर्गूमेंट होता है जिसको हम किसी सपोर्टिंग एविडेंस पे बेस पे किसी, यानी कि हमारे पास कोई सपोर्टिंग एविडेंस हो कि ये काम हो, उसकी बेस पे उसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है, फॉर्मेट करते हैं। उसके अलावा ये डिपेंड व्हीकल कहते हैं किसी भी गाड़ी को, यानी कि सोर्स एज अ सोर्स यूज़ होता है, ठीक है, प्रेजेंट करने के लिए जो आपने काम किया है आपकी अपनी फाइंडिंग्स को और कंक्लूजन को, और अगर आपसे रिलेटेड आपसे के जो मिलते जुलते हाइपोथेसिस हैं या आपके अगेंस्ट जो हाइपोथेसिस हैं उनके ख़िलाफ़ आर्ग्यू करने के लिए, ठीक है। मैं काम किया, मेरे रिजल्ट्स आए, मैं फिर उसके बाद आर्ग्यू करूँगा कि फ़लाँ ने काम किया था, उसके साथ मेरे रिजल्ट्स मिलते हैं तो उसका भी मेथड सेम था, मैंने भी काम किया, यही रिजल्ट्स हैं। अगर नहीं आते तो फिर मैं बताता हूँ कि उसने यहाँ पे गलती की थी या मैंने काम किया, मेरी यहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे चेंजेस आई, किस वजह से चेंजेस आई, ये चीज़ें बताना होता है बेसिकली। तो उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस, यानी कि एक रिसर्च पेपर की अहमियत क्या होती है एक साइंटिस्ट की लाइफ में, ठीक है। उसका ये है कि अगर बहुत से अलग अलग इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स में अलग अलग साइंटिस्ट काम करते हैं एक ही मेथड को यूज़ करके, ठीक है, लेकिन उनके रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं,
ठीक है, आपने भी काम किया, आपके रिजल्ट्स डिफरेंट हैं, मैंने भी वही काम किया, मेरे रिजल्ट भी डिफरेंट, कोई तीसरा बंदा वही काम करता है सेम मैथडोलॉजी को यूज़ करके, उसके रिजल्ट्स भी डिफरेंट आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैथडोलॉजी है उसकी रीवैल्यूएट, उसके दोबारा से इवैल्यूएशन करनी चाहिए या उसको हमें मॉडिफाई करना चाहिए, ताकि जो मैथडोलॉजी फॉलो की जा रही है उसके आगे जाके सिमिलर रिजल्ट्स आएँ। ठीक है, किसी भी केस के अंदर जो हमारे जो आप कह लें अंडरस्टैंडिंग है या नॉलेज है किसी भी काम को लेके, वो क्या होगी, एक्सपेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हम इससे ज़्यादा हम प्रैक्टिकल टर्म्स की में बात करें, जो रिसर्च पेपर जो हैं वो प्रिंसिपल मीन्स के तौर पे यूज़ होते हैं, मेजरली यूज़ होते हैं एज अ सोर्स, जिसके थ्रू क्या होता है, साइंटिस्ट की जो कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, किसी साइंटिस्ट ने जो भी काम किया वो उसके जो फॉलो साइंटिस्ट होती हैं, जिन्हें हम पीयर्स कहते हैं, उन तक पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, आपने काम किया, आपसे रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट थे उनके साथ आप अपना काम शेयर करना चाहते हो, तो वो आप एक रिसर्च पेपर के थ्रू करते हो। उसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट की बात करें तो ये इजी नहीं होता। ठीक है, किसी आपके पास एक रॉ डाटा है, आपने कोई भी स्टडी कंडक्ट किया, आपके पास रिज़ल्ट आ गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने हेपेटाइटिस के टेस्ट करवाए, आपके पास हेपेटाइटिस का रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट तो आपके पास आ गए हैं, ठीक है, कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस है या नहीं है, या फॉर एग्जांपल आप अकेला CBC करवाते हैं, जो हम आमतौर पर ब्लड टेस्ट करवाती हैं, आपको पता चल जाता है कि इसकी हेमोग्लोबिन इतनी है, रेड ब्लड सेल्स इतने हैं, वाइट ब्लड सेल्स इतने हैं। आगे उसको जो आपने रिसर्च पेपर की फॉर्म में लेके जाना है, जो कि आपकी अपनी मर्ज़ी के जर्नल के अंदर पब्लिश हो जाएगा, वो काम इतना इजी नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी टू टर्न रॉ डाटा इनटू अ पब्लिश रिसर्च पेपर इन अ जर्नल ऑफ वंस चॉइस। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग करना पड़ता है, आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। तो वही चीज़ उसने बात की कि जो मोस्टली पेपर जो होते हैं उनको मल्टीपल ड्राफ्ट्स के थ्रू गुजरना पड़ता है और उनको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिविजन्स करवानी पड़ती हैं इससे पहले कि वो अपनी पब्लिशेबल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, एक पब्लिशेबल फॉर्म में आने से पहले आपका जो पेपर होता है उसकी बहुत दफ़ा रिवीजन करवाई जाती हैं और बहुत सारे ड्राफ्ट से उसको गुजारा जाता है, और एंड पे आके जो फाइनल फॉर्म बनती है वो परफेक्ट फॉर्म होती है, जिसमें बहुत ही कम एरर के चांसेस होते हैं, और यहाँ आप कह सकते हैं कि एरर फ्री होता है। उसके बाद आ जाते हैं रिव्यू पेपर्स। अगर हम रिव्यू पेपर्स की बात करें तो इन्हें हम रिव्यू आर्टिकल भी कहते हैं। तो जो रिव्यू पेपर होता है जनरल आर्टिकल्स का, वो ऐसा वर्क को डिस्क्राइब करता है जो कि बहुत से इंडिपेंडेंट रिसर्चर ने किया होता है एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में या एक साइंटिफिक प्रॉब्लम में। बेसिकली रिव्यू पेपर के अंदर आप कोई काम नया नहीं कर रहे, इससे पहले जो काम सब आपसे पहले जो काम किया गया जा चुका है ना, आप उन्हीं को निचोड़ सारा का काम लेके उनका निचोड़ निकाल के आप बता रहे हो कि यहाँ कोई कमी कोताही है, यहाँ पे फर्दर आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, या फर्दर इस चीज़ पे काम किया गया है, यहाँ पे काम नहीं किया गया, यहाँ पे फ्यूचर में काम किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो उससे यही बताया हुआ है कि रिव्यू पेपर जो होता है वो सर्व करता है एक वैल्यूएबल समरी ऑफ रिसर्च। इससे पहले कि जितनी भी रिसर्च की जा चुकी है किसी भी टॉपिक पे, उसको समराइज़ करता है, निचोड़ देता है। ठीक है, बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द मोस्ट रेलेवेंट फाइंडिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टडीज़, जो कि एक टॉपिक के ऊपर रिलेटिव जो फाइंडिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ कंडक्ट की गई होती हैं, रिसर्च की गई होती है, उनको वो एक जगह आप प्रेजेंट कर देता है। तो ये कोई नई डिस्कवरी प्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये जो रिव्यू आर्टिकल लिख रहा होता है उसका केयरफुल रिव्यू होता है किसी भी डिफाइंड फील्ड, किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर लिटरेचर की। ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ हो सकती है, आप किसी एनिमल से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स करके उसका बता सकते हो एनिमल्स के ऊपर ये इफेक्ट आता है। ठीक है, कोई मेडिसिन का इफेक्ट आप देख सकते हो, इस तरह डिफरेंट किस्म के आप रिव्यू आर्टिकल्स लिख सकते हो। मोरओवर अ गुड रिव्यू नॉट ओनली समराइज इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक गुड जो अच्छा रिव्यू होता है वो सिर्फ समराइज नहीं करता, लेकिन वो एनालिसिस भी करके आपको देता है और एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी बताता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि जो रिव्यूज़ होते हैं वो वेरी करते हैं एम्स में, स्कोप में, लेंथ में और फॉर्मेट में, लेकिन उनके अंदर जो रेफरेंस सेक्शन होता है वो बहुत लेंथी होता है, क्योंकि हम इससे पहले जितनी भी स्टडीज़ एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर की जा चुकी है उसको हम क्या कर रहे होते हैं, समराइज़ कर रहे होते हैं। तो उनका बिब्लियोग्राफी या जो रेफरेंस वाला जो सेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। आगे अगर हम बात करें तो जो जनरल के एडिटर्स होते हैं वो समटाइम्स क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं प्रोमिनेंट एक्सपर्ट्स को कि वो राइट करें पार्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड रिव्यू। ठीक है, अगर आप वो देखते हैं कि जर्नल्स के जो एडिटर्स होते हैं कि
इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा चुका है, लेकिन इस पे कोई ऐसा रिव्यू आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ। तो जो उस फील्ड से रिलेटेड प्रोमिनेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उन्हें वो इन्विटेशन भेजते हैं ईमेल के थ्रू कि इसके ऊपर आप एक रिव्यू आर्टिकल लिखें अगर आपके पास टाइम है तो वो फिर इन रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं, तो वो फिर अपने जर्नल के अंदर पब्लिश करवा लेते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक्सपर्ट की बात यहाँ पे इस वजह से की जा रही है कि आपको चीज़ों का ओवरव्यू करना या चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करके बताना, रिव्यू आर्टिकल लिखना विद टाइम आता है। ये ऐसा नहीं होता कि अभी आपने साइंटिफिक वर्क स्टार्ट किया उसी टाइम ही आप रिव्यू लिख लो। ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है और जैसे जैसे जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जाता है वो ज़्यादा बेहतर बनाता जाता है। उसके बाद में क्या है, वेदर सोलिसिटेड और अनसोलिसिटेड। सोलिसिटेड से मुराद इनवाइटेड, यानी कि जनरल आपको खुद से इनवाइट करके हमारे जनरल के लिए आप एक रिव्यू आर्टिकल लिखें, या अनसोलिसिटेड या अनइनवाइटेड, या आप वैसे ही कुछ जनरल से मांगे होते हैं कि आप जब मर्जी चाहें आप रिव्यू आर्टिकल सबमिट करवा सकते हैं। रिव्यू आर्टिकल जो भी हों, चाहे वो इनवाइटेड हो या अनइनवाइटेड हो, वो जो जनरल की स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। और जो आथर्स हैं उनको फीडबैक मिलता है एडिटर से और रिव्यूअर से यानी कि जिस तरह आप रिसर्च पेपर सबमिट करवाते हो उस पर आपको रिवीजन या आप मॉडिफिकेशन करते हो, इस तरह ही रिव्यू आर्टिकल्स पे भी आप फाइनल पब्लिकेशन से पहले, फाइनल फॉर्म में जाने से पहले आप रिवीजन करते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाती है कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन। जो कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन होती है वो एक, आप कह सकते हो कोई भी ऐसा साइंटिफिक वर्क होता है जो आपने, साइंटिफिक स्टडी होती है या डाटा होता है जो आपने प्रेजेंट करते हैं ओरली या एक पोस्टर की फॉर्मेट में, जैसा कि इधर पिक्चर में दिखाया गया है। ओरली अगर आप बात करें तो आप पावर पॉइंट की फॉर्म में करेंगे, अगर पोस्टर प्रेजेंटेशन की तो इस तरह आप पोस्टर दिखा के उसके ऊपर साथ समराइज़ करेंगे। एट अ फॉर्मल मीटिंग ऑफ अ पार्टिकुलर साइंटिस्ट, यानी कि एक, यानी कि कोई कॉन्फ्रेंस होगी, अक्सर आपने कोई देखा होगा यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस बनाती हैं, कंडक्ट करती हैं, तो वहाँ पे वो प्रेजेंट किया जाता है। एक पोस्टर की फॉर्म में होगा या पावर पॉइंट स्लाइड्स की फॉर्म में आप ओरली प्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन। तो जो कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन होती है उनके अंदर हम अपना जो अनपब्लिश, जो अभी तक हमने पब्लिश नहीं की होती रिसर्च, जो और जिन पे अभी हम काम कर रहे होते हैं, ओपन यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, जिन पे अभी हम काम कर रहे होते हैं वो हम पब्लिश करवाते हैं। उसके अलावा बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि उनके साथ वाले जो बायोलॉजिस्ट हैं वो उस टाइम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं और क्या क्या काम किया जा रहा है उनकी फील्ड में। और जो इनके जो अब्स्ट्रैक्ट होते हैं प्रेजेंटेशन के, वो प्रिंटेड फॉर्म में एक अब्स्ट्रैक्ट बुक की फॉर्म में पब्लिश किए जाते हैं किसी भी कॉन्फ्रेंस के। उसके अलावा जो इनकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, मेजर सिम्पोजिया या आप कह लें कॉन्फ्रेंस की, वो जो मेजर इंडेक्सेस के अंदर साइट लिस्ट की जाती हैं और अब्स्ट्रैक्ट को रिसर्च लाइब्रेरीज़ के अंदर देखा जाता है। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी जाके देखेंगे तो अक्सर आपको आपकी यूनिवर्सिटी ने कोई कंडक्ट की होगी इस तरह साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे आपको उनका जो एब्स्ट्रैक्ट बुक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो ऑथर्स होते हैं वो कॉन्फ्रेंस टास्क भी करते हैं और पोस्टर्स के थ्रू भी टाक करते हैं अपने वर्क को, ताकि और यानी कि जो ये चीज़ आथर्स यहाँ पे आप कह लें कॉन्फ्रेंस के दौरान बताते हैं, ओरली प्रेजेंट करते हैं या जो पोस्टर के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, उस काम को वो पब्लिश करवाते हैं जर्नल पेपर में एज सून एज पॉसिबल, जितना ही जल्दी हो सके, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल से मुराद होता है एक ऐसा आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जो कि आप बताता है कि आप फ्यूचर में जाके क्या रिसर्च करेंगे। ये अक्सर कोई ग्रांट यानी कि कोई फंडिंग लेने के लिए, या कहीं पे अगर आप एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं तो आप अपने अप्रूवल लेने के लिए टॉपिक के लिए, तब आप चाहते हैं कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, इससे पहले इस पे ये काम हो चुका है, हम ये मेथड यूज़ करें और ये काम करेंगे। इसके अंदर रिसर्च या डिस्कशन नहीं होती। उसके अलावा इंट्रोडक्शंस, मटेरियल्स एंड मेथड, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये चीज़ें होती हैं। अगर हम रिसर्च प्रपोजल की बात करें, जो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, सच प्रपोजल्स को सबमिट करवाते हैं कुछ पार्टिकुलर कमेटीज़ को या एजेंसीज़ को जिनसे हमें फंडिंग रिक्वायर होती है। फॉर एग्जांपल नेशन साइंस फाउंडेशन, ताकि उनसे नेशन साइंस फाउंडेशन एक आप कह लें कि एजेंसी है जो कि फ़ंड प्रोवाइड करती है। अगर आप उनको एक प्रपोजल बना के देंगे, बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे,
वो राइट करते हैं रिसर्च प्रपोजल, ताकि वो अपना जो कोर्स जब कंप्लीट हो जाए तो अपने यानी कि रिसर्च कंडक्ट करवाने से पहले या पीएचडी की रिसर्च करने से पहले वो रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। ठीक है, इसका जो रिसर्च प्रपोजल रहते हैं उनके अंदर उन्होंने बताया कि लेंथी इंट्रोडक्शन होता है, उसके अलावा उनके अंदर जो पहले से टॉपिक पे जो जिस पे आप काम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो लिटरेचर अवेलेबल है, जो काम किया हुआ है, वो बताते हैं। इसके अलावा ऑपरेशनल भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कि ये जो आप न्यू काम करने जा रहे हैं कि पॉसिबल रीज़न भी प्रोवाइड करते हैं कि जो आप जो नया काम करने जा रहे हैं वो क्या है। जो रिसर्च प्रपोजल आता है वो बेसिकली क्या करता है, सजेस्ट करता है एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट ओरिजिनल फाइंड। इसके अंदर अभी हमने कोई काम किया नहीं है, ठीक है, हम बताएंगे कि हम इसके अंदर ये काम करने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करेंगे। उसके अंदर क्या क्या होता है, मेथडोलॉजी होती है, प्रोजेक्टेड कॉस्ट फॉर इक्विपमेंट, इनके आप चाहते हैं कि इसके अंदर इक्विपमेंट जो हम यूज़ करेंगे वो इतनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट के लिए होगा। इसके अंदर जो रिसर्च असिस्टेंट होंगे उन पे इतने यानी कि कॉस्ट आएगी। उसके अलावा ट्रैवल या दूसरे एक्सपेंसिव जो आपके होंगे वो ये होंगे। उसका जो रिसर्च सेक्शन जो होता है इसके अंदर लैकिंग होता है, यानी कि इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन होता है उसके अंदर आथर्स की पुरानी फंडिंग्स ज़रूर हो सकती हैं अगर वो सेम एजेंसी से ही हमने फंडिंग ली हो, लेकिन इसके अंदर रिसर्च का सेक्शन नहीं होगा उस रिसर्च का जो कि हमने अभी कंडक्ट करनी है, जिसका हम रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं। हाँ, अगर आपने इससे रिलेटेड पहले कोई काम किया हुआ है वो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अब जो आप काम करने जा रहे हैं उसके रिजल्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि वो अभी हमने काम करना है इसलिए। तो इसके अलावा कुछ अदर टाइप्स भी होती हैं साइंटिफिक राइटिंग की जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप इनके अंदर भी इनके थ्रू भी आप किसी अच्छे जर्नल के अंदर पब्लिश करवा सकते हैं। और रिसर्च नोट्स होते हैं, रिसर्च पेपर से छोटे होते हैं लेकिन डिपेंड करता है जर्नल टू जर्नल की एक कितने पेजेस का है। इसके अलावा शॉर्ट कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, एडिटोरियल्स हो जाते हैं, या आप एडिटर को ही लिखते हैं, ये मैक्सिमम 1 से 1.5 पेज का होता है। केस स्टडीज़ होती हैं, आप फॉर एग्जाम्पल आपने उकाड़ा से कोई स्पेसिफिक केस स्टडी किया कि जो पहले कहीं और किया गया था, आपने कहा नहीं हम उकाड़ा के देखते हैं इन्वायरमेंट में एक चीज़ कैसे करती है, तो केस स्टडी होती है। इसके अलावा कुछ मैगजीन्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल हिस्ट्री मैगजीन है, स्मिथसोनियन है, वो पब्लिश करती हैं। उसके अलावा आप टेक्स्ट बुक कर सकते हैं पब्लिश अपनी साइंटिफिक राइटिंग के थ्रू, और इसके अलावा आप रेफरेंस बुक्स को भी पब्लिश कर सकते हैं। तो अगर हम फाइनल रिमार्क्स की बात करें तो जो आपकी फॉर्मल राइटिंग है वो फॉलो करती है और वो मॉडिफाई हो जाए, प्रोसीजर से मुराद फॉलो करती है और मॉड से मुराद मॉडिफाई हो जाती है इनफॉर्मल राइटिंग से। ठीक है, अब डिपेंड करता है फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग में डिफरेंट क्या है। फॉर्मल राइटिंग से मुराद आप जैसे लिखते हैं आमतौर पर, ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल राइटिंग से मुराद आप देखते हैं रिसर्च पेपर्स आप देखेंगे वो आपके लिए एक इनफॉर्मल राइटिंग है। ठीक है, किसने रिसर्च पेपर्स कैसे देखा है, कोई चीज़ कोई काम कैसे कर रहा है, इस तरह की चीज़ें। अगर आप बात करें इनफॉर्मल राइटिंग की तो वो नोट्स हो सकते हैं, ठीक है, आउटलाइंस हो सकती हैं, जर्नल्स की एंट्री हो सकती हैं, लेबॉरेटरी या फील्ड का डाटा हो सकता है, या कम्युनिकेशंस हो सकती हैं पुलिस के थ्रू जो कि आप लेटर्स के थ्रू करते हैं, प्रोफेशनल न्यूज़ लेटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, फोरम के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि ये आप कह सकते हैं इनफॉर्मल राइटिंग से हमारा जो आपके पास रफ फॉर्म में डाटा हो, ठीक है, कोई आपने रफ नोट बना लिए, आउटलाइंस बना ली, ठीक है, किसी जर्नल्स के एंट्रीज ले ली, या लेबॉरेटरी के अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है, आपने लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल इस बैक्टीरिया का इफेक्ट 12 मिलीमीटर पे आता है, 13 पे आता है, वो आ गया। या कम्युनिकेशन आपने की किसी कोलीग के साथ जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम ऐड एंड कंक्लूड करना चाहें तो जो गुड राइटिंग स्किल्स होते हैं तो वो बायोलॉजिस्ट के लिए इंडिस्पेंसिबल यानी कि उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि वो दूसरे स्कॉलर्स के लिए किसी भी दूसरी एकेडमिक डिसिप्लिन से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश का कोई है या लिटरेचर का कोई स्टूडेंट है उसके रिलेटेड भी जो आप कह लें गुड राइटिंग स्किल उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि एक साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ आप अपने जहन से काइंडली निकाल लें कि लिखते वक्त आपको राइटिंग का ख्याल नहीं रखना चाहिए ये वो, क्योंकि अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और एक अच्छे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपकी साइंटिफिक राइटिंग अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप अपना जो मैसेज है वो अपनी फील्ड के अंदर पहुंचा नहीं पाएंगे, और अगर आप अपना मैसेज अपनी अपनी साइंटिफिक फील्ड के अंदर पहुंचा नहीं पाते, अपने फेलो साइंटिस्ट के साथ शेयर नहीं कर पाते, तो आपने जो काम किया वो किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए गुड राइटिंग स्किल्स में प्रिपेयर करना ज़रूरी है।
तो ये था आपका आज का लेक्चर साइंटिफिक राइटिंग से रिलेटेड। तो ये अभी था एन इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल लिटरेचर। इसके बाद हम देखेंगे कि हम बायोलॉजिकल लिटरेचर को सर्च कैसे करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर के वेबसाइट यूज़ करते हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए अभी आप इस लेक्चर को अच्छी तरह देख लें, सीख लें, समझ लें। जहाँ से आपको समझ नहीं आती आप बिला झिझक पूछ लें, और काइंडली इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।